दादा दादी का सारा सामान आंगन में आ गया था। पिताजी के कहने पर रंजन भागता हुआ गया और गली के नुक्कड़ पर तिवारी जी के एसटीडी बूथ से ट्रेन के बारे में पूछताछ कराया। ट्रेन 1.5 घंटा लेट थी, यानी अब 4 बजे पहुंचेगी। चलने के लिए तैयार खड़े दादा दादी को सहारा देकर पिताजी ने वहीं बिछी खाट पर बैठाया और खुद खंबे के सहारे सिर झुकाकर बैठ गए। रंजन दूसरे कोने में बातें कर रहे अपने बहन भाई ज्योति और टिंकू के पास आया। रंजन के बैठते ही ज्योति ने कुड़कर कहा, ये ट्रेन को भी आज ही लेट होना था। छोड़ना, अब दादा दादी जा तो रहे ही हैं, 1.5-2 घंटा और सही। रंजन के ऐसा कहने पर ज्योति ने फिर कहा, अच्छा है बाबा, हमारा पिंड तो छूटा। अब 4-6 महीने ये लोग क्या ही वापस आएंगे। मगर माँ तो बोल रही थी। टिंकू रहस्यमयी ढंग से फुसफुसाया, दादा दादी अब वहीं रहेंगे हमेशा के लिए, ताऊ जी के पास। टिंकू की बात पर ज्योति को सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। वो अविश्वास से उसे देखने लगी। कसम से मैं खिड़की की ओट में खड़ा था। उसने गले पर हाथ रखा। अभी सुबह ही पिताजी से बोल रही थी माँ। पिताजी कमरे में अपना बैग पैक कर रहे थे। माँ कपड़े तहकर उन्हें देती जा रही थी। बैग पैक करते हुए पिताजी ने माँ से कहा, अब देखो भाभी कितने दिन रखती हैं माँ बाबूजी को। कितने कितने दिनों नहीं, माँ एकदम उखड़ गई। उनसे साफ कह देना, आखिर वो भी तो उनके बेटे बहू हैं, उन्हें भी तो सेवा करनी चाहिए माँ बाबूजी की। मेरी बात सुनो पार्वती, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। कब तक हम ही सारा खर्च उठाते रहेंगे? क्या बड़े भैया भाभी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? भगवान का दिया सब कुछ तो है उनके पास, फिर संभालते क्यों नहीं अपने माता पिता को? तुम्हारा कहना सही है पार्वती। पिताजी ने बेबस नजरों से माँ को देखा, पर भाभी इस बात को समझती ही नहीं। फिर मैं कैसे समझ जाती हूँ? तमक कर माँ ने बात काट दी। पिताजी ने विवशता से सिर झुका लिया। फिर माँ भिन्नाकर कमरे से बाहर निकल गई। रंजन ज्योति के मुंह खुले के खुले रह गए ये सुनकर। कुछ पलों तक उनके बीच चुप्पी छा गई। ज्योति को जरा भी विश्वास नहीं था कि ताई जी 1.5-2 महीने से ज्यादा दादा दादी को अपने पास रखेंगी। पिछली बार भी जब वे गए थे, शायद 6-7 साल पहले, तब 2 ही महीने में वापस भेज दिया था ताई जी ने उनको। अब जब ताई जी को मालूम पड़ेगा कि दादा दादी हमेशा के वास्ते आए हैं, तो ज्योति ने चोर निगाहों से पिताजी को देखा। पिताजी सिर झुकाए किसी गहन चिंता में खोए थे। उनके मन में मच रहे तूफान को ज्योति अच्छी तरह महसूस कर रही थी। एक वे ही तो हैं जो दादा दादी को ताऊ जी के यहाँ नहीं भेजना चाहते, मगर ये चारों भी क्या करें? घर के हालात ने तो इन चारों को ऐसा सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। पिताजी की पगार इतनी थी नहीं कि सबका गुजारा आराम से हो जाता। आधी पगार तो दादा दादी की बीमारी, डॉक्टर, दवा, इन सब चीजों में खर्च हो जाती। बाकी बची आधी पगार में घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता। बच्चों की ज्यादातर फरमाइशें अधूरी ही रह जाती। मगर पढ़ाई के खर्चों में वो कैसे कटौती कर सकते थे? फीस भी भरना जरूरी था, कॉपी किताबें लाना भी जरूरी। रंजन कंप्यूटर कोर्स करना चाहता था, तो ज्योति सिलाई का कोर्स। 2-2.5 साल की मेहनत के बाद दोनों घर को सहारा देने लायक हो जाते। मगर काफी खींचतान करने के बावजूद महीने के आखिर में कुछ भी नहीं बच पाता। ऐसे में इन क्लासों के लिए फीस के पैसे कहाँ से आते? धीरे धीरे उनके दिलों में ये धारणा घर करने लगी कि अगर ताऊ जी दादा दादी को अपने पास बुला ले तो खर्चों में कितनी बचत हो जाया करेगी। बच्चे पिताजी को समझाने की कोशिश करते, पिताजी, ताऊ जी के पास इतना पैसा है, अच्छी नौकरी है, फ्री मेडिकल सुविधा है, नौकर चाकर सब कुछ तो है, दादा दादी वहां आराम से रहेंगे। तुम्हारा कहना सही है बेटे, मगर बिना बुलाए कैसे भेज दूं मैं उनको वहां? पिताजी उनकी बात से सहमत होते हुए भी विवशता जतलाते। हद है पिताजी, बेटे के पास जाने के लिए भी बुलावे की जरूरत है बेटे। तुम्हारी ताई जी का स्वभाव तो तुम जानते हो। फिर आप ताऊ जी से क्यों नहीं कहते कि वो ताई जी को समझाएं? समझाना ताई जी को नहीं है, समझना ताऊ जी को है बेटा। हैं? तीनों को पिताजी की फिलॉसफी कुछ समझ नहीं आती। पिताजी मुस्कुराकर चुप हो जाते। उनका दृढ़ विश्वास था कि माता पिता की सेवा खुद की इच्छा शक्ति से होती है। ये बेटे का कर्तव्य है, कोई याद दिलाने की बात नहीं।
बेटे में अगर सेवा की भावना होगी तो पत्नी चाहे लाभ गुस्सैल और झगड़ालू हो, उसे हर हाल में सेवा करनी ही होगी। पर बेटा ही अगर अपने माँ बाप की सेवा को झंझट समझे, उनसे पीछा छुड़ाने और दूर रहने की कोशिश करे, तो पत्नी को क्या पड़ी है अपने सास ससुर की सेवा करने की। पिताजी तो उनको अभी भी न भेजते, मगर पिछले दिनों दादाजी चलते चलते कई बार गिर पड़े। उनका मोतियाबिंद पक गया था। घुटनों का दर्द भी ज्यादा परेशान करने लगा था। दादी का मोतियाबिंद भी धीरे धीरे पक रहा था। डॉक्टर के अनुसार दोनों का फौरन ऑपरेशन करना अब बेहद जरूरी हो गया था। उम्र बढ़ने के साथ साथ दादा दादी का शरीर बहुत कमजोर हो रहा था और उन्हें अच्छे खान पान की जरूरत थी, जिसे दे पाने में पिताजी पूरी तरह लाचार थे। इधर ज्योति भी बड़ी होती जा रही थी। 2-3 साल बाद वो शादी के लायक हो जाएगी। घर में जो खर्चे लगे थे उनके चलते तो उसकी शादी के लिए 5,000 रुपये जमा करना भी बेहद मुश्किल था। उस पर इन 2 ऑपरेशनों के खर्चे कहाँ से करेंगे ये सब? सोच सोचकर पिताजी बावले हो उठते। रात रात भर उन्हें नींद नहीं आती। चिंता के कारण करवटें बदलते या उठकर मंदिर में भगवान के सामने ध्यान लगाकर बैठ जाते। माँ बेचारी परेशान हो जाती। उन्हें हिम्मत बंधाने की भरसक कोशिश करती, मगर कब तक? क्या शब्दों की जुगाली से पैसों का इंतजाम हो जाता? परेशानियां दूर हो जाती? आखिर हार कर पिताजी ने दादा दादी को ताऊ जी के पास भेजने का फैसला कर लिया। 3:30 बज गए थे। गाड़ी आने का समय हो गया था। जाने के लिए पिताजी उठ खड़े हुए। सहारा देकर उन्होंने दादाजी को उठाया। दादाजी का चेहरा एकदम बुझा सा हो गया। उनके झुर्रीदार चेहरे पर दर्द की अनगिनत लकीरें उभर आईं, जैसे उन्हें किसी बूचड़ खाने में धकेला जा रहा हो। ऐसी दहशत छा गई उनकी मोतियाबिंद वाली आंखों में। ये देखकर ज्योति का दिल तड़प उठा। दादा दादी के मन के दर्द को वो अच्छी तरह समझ रही थी। ताई जी उनके संग कैसा व्यवहार करेंगी, इसकी कल्पना मात्र से ही वे निढाल हुए जा रहे थे। पिछली बार का कड़वा अनुभव वो भुला नहीं पा रहे थे। तब पहुंचने पर शुरुआती 4-6 दिनों तक तो बहू उनके साथ अच्छी तरह रही थी। नौकर भी दादा दादी का सम्मान करते थे। उनके मालिक के माता पिता हैं ये सोचकर दौड़ दौड़ कर उनका काम करते थे। मगर बाद में जब देखा कि मालकिन को तो खुद ही अपने सास ससुर की कोई फिक्र नहीं है, उल्टी चिढ़ती हैं उनके नामों से, तो नौकरों ने भी तवज्जो देनी छोड़ दी। सच भी है, नौकर तो अपनी मालकिन के रुख के अनुसार ही व्यवहार करेंगे। वो क्यों अपनी नौकरी खतरे में डालते? दादाजी आवाज लगाते रहते, पर नौकर अनसुना करके खिसक जाते। एक गिलास पानी के लिए भी दादाजी को उनकी गुहार करनी पड़ती। दादी भारी मन से ये सब देखती रहती। घर में सभी तरह के फल मिठाई आते थे। फ्रिज भरा रहता था। नौकर चोरी छिपे खा लेते थे, मगर ताई जी उन दोनों को कभी पूछती तक नहीं थी। वो जिस तरह तरसा तरसा कर उन दोनों को रख रही थी, उसे देखकर दादी का मन अंदर तक छलनी हो जाता। जिस बेटे को ढेरों तकलीफें सह कर पाला था, जिसकी उच्च शिक्षा के लिए अपने गहने तक बेच दिए थे, काबिल होने पर उसी की पत्नी इस तरह का ओछा व्यवहार कर रही थी। अपने प्रति की जा रही उपेक्षा को तो वो सह भी लेती, मगर पति के अपमान को वो अब सहन नहीं कर पा रही थी। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि थोड़े से फल या दूध के लिए उनके पति नौकरों से बार बार कहें। दादी दादाजी पर झल्लाती, क्यों बोलते हो बार बार जब कोई सुनने वाला नहीं? तो फिर क्या करूं, तुम ही बताओ। दादाजी विवशता से दवा की गोली दिखलाते। डॉक्टर ने खाली पेट दवा लेने से मना किया है। गांव में तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी बोलने की। छोटी बहू पार्वती तो खुद ही सब दे जाती थी। ये सुनकर दादी चुप रह जाती। आखिर हार कर उठती और रसोई में से जाकर फल ले आती। फ्रिज खोलते समय उनका दिल अपराध बोध से भर जाता। ऐसा लगता मानो चोरी कर रही हों। मगर उस दिन तो हद हो गई। यूं तो ताई जी दादाजी के लिए जब भी दूध भेजती तो उसमें पानी मिला देती थी। उस दिन पहली बार दादी को दादाजी के लिए भेजे गए दूध में मलाई जमी हुई नजर आई। ये देखकर दादी का माथा ठनका कि आज बहू रानी इतनी मेहरबान कैसे हो गई। कुछ सोचकर उन्होंने दादाजी को गिलास ढककर रख देने को कहा
और खुद दबे कदमों से चलते हुए रसोई के करीब जाकर उधर की टोह लेने लगी। ताई जी धीमे स्वर में मुंह लगे नौकर को घुड़क रही थी। टॉमी अंदर कैसे घुस गया? पता नहीं मैडम, इधर से माली गया था बगीचे में, उसी ने जाली वाला दरवाजा खुला छोड़ दिया था शायद। जरा भी ध्यान नहीं रखते तुम लोग? ताई जी फुफकारी। अब एक काम करना, बाकी दूध का दही जमा देना, दोपहर में उसी की लस्सी बनाकर दे देना उन दोनों के लिए। दादी ने ये सुना तो सन्न रह गई। काटो तो खून नहीं, ये इज्जत। पेट काट काट कर जिस बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया, सम्मानजनक ओहदे लायक बनाया, उसी की पत्नी ऐसा बर्ताव कर रही है। अपमान से उनका तन मन सुलग उठा। छोटी बहू पार्वती तो दूध में मक्खी गिर जाने पर वो दूध उनको नहीं देती थी, और ये बड़े घर की बेटी कुत्ते का मुंह मारा हुआ दूध। छी! गुस्से से भभकती हुई दादी कमरे में आई और दादाजी के हाथ से गिलास छीन लिया। दादाजी ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। अब जाने तो सुमेर की माँ, हम खुद ही नाली में फेंक देते हैं। नहीं, अपमान से उनकी आवाज दहक रही थी। फिर उस काले दिल वाली को महसूस कैसे होगा? उसे भी तो मालूम पड़ना चाहिए कि हमें उसकी काली करतूत पता चल गई है। दादाजी दादी को समझाते रहे, ईश्वर का वास्ता देते रहे, मगर पति अपमान से सुलगती दादी ने उनकी एक नहीं सुनी। गिलास लेकर धम धम करती हुई रसोई में गई। उनकी चढ़ी मुखमुद्रा और हाथ में दूध का गिलास देखते ही सांवली ताई जी का चेहरा पूरा काला पड़ गया। दादी ने किसी तरह खुद को संयत करते हुए उन्हें तीखी नजरों से घूरा। बड़ी बहू, इनका पेट ठीक नहीं है, वे दूध नहीं लेंगे, तुम ये दूध बाकी दूध में मिला दो। अरे रे, क्या कर रही हो? ताई जी सक पकाई, ये शक्कर वाला दूध है। फिर सागर को दे देती हूँ, ले बेटा। वहां से निकल रहे पोते की ओर दादी ने वो दूध का गिलास बढ़ाया। सागर अभी नहीं लेगा। ताई जी बौखला कर आगे बढ़ी। क्यों? वो बाद में लेगा। बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? दादी का स्वर थोड़ा उग्र हो गया। कहा ना, वो नहीं लेगा ये दूध। दादी जी पहली बार सास के तेवर से दहाड़ी। साफ साफ क्यों नहीं कहती, ये कुत्ते का मुंह मारा हुआ दूध है। ये सुनते ही ताई जी का चेहरा तवे सा काला हो गया। दादी अंगारे सी लाल हो गई। हमारी जगह तुम्हारे माँ बाप होते, क्या तब भी यही करती? आप मुझ पर अनाप शनाप इल्जाम लगा रही हैं। ठीक है, अगर ये गलत इल्जाम है तो फिर तुम खुद ही पी लो इसे। लो, पियो। गुस्से से भरी हुई दादी ने गिलास उनके होठों से लगा दिया। ताई जी ने पूरी ताकत से गिलास पर हाथ मारकर उसे दूर फेंक दिया। गिलास जोर से सामने की दीवार पर जा टकराया। पूरी रसोई में दूध बिखर गया। इसी के साथ सास बहू में वाक युद्ध शुरू हो गया। 8-10 मिनट तक ये संग्राम चलता रहा। ताई जी पैर पटकती हुई अपने कमरे में गई और जोर से दरवाजा बंद कर उसे कोप भवन में तब्दील कर दिया। वो बड़बड़ाई जा रही थी, मेरे ही घर में आकर मेरा ही अपमान कर रही है। समझती क्या है अपने आप को? अब ये यहाँ रहकर दिखाएं। ताई जी ने तमतमाते हुए ताऊ जी को दफ्तर में फोन लगाया। थोड़ी ही देर में ताऊ जी दुम हिलाते भागे भागे आए। आते ही पहले ताई जी के कमरे में घुस गए। दोनों में आधे घंटे तक बातचीत होती रही। फिर दोनों दादा दादी के कमरे में आए। ताई जी अंदर नहीं गई, बाहर खड़ी रही। ताऊ जी धीर गंभीर मुद्रा में अंदर दाखिल हुए। दादी भरी हुई बैठी थी। आखिर इतने बड़े अफसर की माँ है, उसकी जन्मदात्री हैं। उसे पालने पोसने लायक बनाने वाली माँ के अपमान को भला कौन बेटा सहन कर सकता है? दादी को पूरा विश्वास था कि उनका बेटा उनका इतना बड़ा अपमान कभी सहन नहीं करेगा। पूरे आत्मविश्वास के साथ दादी ने शिकायती लहजे में कहा, बेटा, आज तेरी घरवाली ने। मुझे सब मालूम है माँ। अब तू ही बोल बेटा, हम क्या करें? ताऊ जी का आदर युक्त झल्लाया हुआ स्वर गूंजा। माँ, अच्छा लगता है क्या ये सब, इस तरह लड़ते हुए? आसपास दूसरे ऑफिसरों के बंगले भी हैं, क्या सोचेंगे वो सब? कितनी जग हंसाई होगी मेरी। कंपनी के डायरेक्टर को जब ये मालूम पड़ेगा तो मेरी पोजीशन पर कितना बुरा असर पड़ेगा। ये सुनकर दादी फटी फटी नजरों से अपने बेटे को देखती रह गई। पल भर में वो समझ गई कि बेटे को कितना कुछ मालूम है, अपनी जन्मदात्री माँ को कितना पहचानता है। कोक जाया ही आज उन्हें इज्जत
अदब, कायदे, ऊंच नीच समझा रहा है। उनकी आंखें भर आईं। एक शब्द भी नहीं कहा। क्या फायदा कहने से? कोई पराया हो तो दोष भी दें, बहस करें। अपनी ही औलाद के सामने क्या सफाई पेश करें? उन्होंने किसी तरह अपने आंसुओं को गिरने से रोका। ऐसे वक्त में पति ने उन्हें सहारा दिया, उनके जख्मों पर मलहम लगाना चाहा। बीच में दखल देकर दादाजी ने ताऊजी से कहा, सोच रहा हूं बेटा, गांव छोड़े बहुत दिन हो गए हैं। अब हमें वापस तेरे छोटे भाई के पास भेज देते तो ठीक रहता। दादाजी की ये बात सुनते ही ताऊजी ने चैन की सांस ली। वो खुद भी तो यही चाहते थे। और अगले दिन दादा दादी वापस गांव लौट आए। पहली और आखिरी मर्तबा गए थे ताऊजी के यहाँ। ऐसा मर्मांतक घाव लेकर लौटे थे कि दोबारा कभी इच्छा भी नहीं की वहां जाने की। मगर अब उन्हें वहां फिर से जाना पड़ रहा था, उसी अपमान भरे घुटन युक्त माहौल में, हमेशा हमेशा के लिए। कैसे रहेंगे वहां? जब तक पिताजी वहां रहेंगे 1 या 2 दिन, तब तक तो दादा दादी को मानसिक सहारा रहेगा। पर उसके बाद, पिताजी के लौटने के बाद, ये सोचकर ज्योति की आंखों से आंसू ढुलक पड़े। कैसे सहन करेंगे दादा दादी ताई जी के उपेक्षा से भरे बर्ताव को? छोटे से बच्चे हों तो घर से कहीं भाग भी जाएं। इस उम्र में जब 2 कदम ठीक से चलना भी नहीं सूझ पाता, बिना सहारे उठा भी नहीं जाता, कैसे काटेंगे जिंदगी? ज्योति को गले में कुछ चुभन सी महसूस हुई। हालांकि दादा दादी के जाने के बाद यहाँ उन पर होने वाले खर्च की बचत हो जाएगी, यानी पिताजी की आधी पगार बच जाएगी। बरसों के दबाए कई अरमान धीरे धीरे पूरे होंगे। मगर दादा दादी को वैसे उपेक्षा भरे माहौल में रखकर क्या वो सब यहाँ सुखी रह पाएंगे? उनसे सुख का एक और भी खाते बन पाएगा? ये सोचकर ज्योति का मन भर आया। बाहर रिक्शा वाला भोपू बजाकर गुहार लगा रहा था। दादा दादी ने आखिरी बार बेचैन नजरों से घर की ओर निहारा, जहां सम्मान पूर्वक पूरी जिंदगी बिता दी। अब उसी घर आंगन को छोड़कर जाना पड़ रहा था। वह हरे बुढ़ापा! एक एक करके सब उनके चरण स्पर्श करने लगे। ज्योति, रंजन, टिंकू, दादा दादी निर्मल हृदय से उन सबको आशीर्वाद देते गए। सबके पीछे माँ आईं, अपनी सूती पैबंद लगी साड़ी में। माँ को देखते ही दादी की रुलाई फूट पड़ी। बेटी सरीखी बहू, पिछले जन्म में पता नहीं कितने पुण्य कर्म किए होंगे जो इतनी सेवामयी बहू मिली थी। शादी के बाद बेचारी एक दिन भी मनचाहा खा पी या पहन नहीं सकी। हे प्रभु, अब इसके भी दिन फेर दे, ये भी कुछ सुख चैन से रह ले। आशीर्वाद देने के लिए दादी जी ने जो ही अपना हाथ बढ़ाया, माँ ने तुरंत लपक कर उन्हें अपनी बाहों में भींच लिया। नहीं माँ जी, नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी आप दोनों को उस नर्क में। सुनते ही रिक्शे में सामान रख रहे पिताजी ने पलटकर देखा। माँ दादी को बाहों में भरकर बेतहाशा चूमे जा रही थीं। ज्योति समझ गई थी कि माँ के मन में भी वही सब चल रहा था जो उसके मन में चल रहा था। ये सब देखकर पिताजी की आंखों से गंगा जमुना बह चली। ज्योति, रंजन, टिंकू की आंखों से भी बादल बरस रहे थे और सामने मंदिर में पंडित जी गा रहे थे, आव नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेह। आवत हिय हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेह। इसका अर्थ ये है कि जिस घर में जाने पर घर के लोग देखते ही प्रसन्न न हो और जिनकी आंखों में स्नेह न हो, जहां आव न हो, आव भगत न हो, उस घर में कभी नहीं जाना चाहिए। उस घर में जाने से चाहे कितना ही लाभ क्यों न हो।